समागम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री व पर्यटन मंत्री, इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रभारी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी, नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, उधम सिंह नगर के अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, काशीपुर जिले के जिला अध्यक्ष श्री गुंजन सुखीजा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व में अनेकों पदों पर रहे प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मंत्री के नाते आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, विधायक रामनगर, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, विधायक लालकुआ, सरिता आर्य जी, विधायक नैनीताल भाई राम सिंह कैला जी, विधायक भीमताल, रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व में उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे आदरणीय अरविंद पांडे जी, काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक भाई राजेश शुक्ला जी, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, बागपुर क्षेत्र के पूर्व दर्जा मंत्री रहे भाई राजेश कुमार जी, जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, हल्द्वानी के मेयर भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती बेला तोलिया जी, यहाँ के जिला महामंत्री नैनीताल नवीन भट्ट जी, रंजन बरगनी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री और इस आभार रैली के संचालन का दायित्व निभा रहे हैं भाई रविंद्र पाल जी, विपुल भेंदोनी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस आभार रैली में शामिल होने के लिए आए हुए दूर दूर से आए हुए हमारे सभी युवा कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि जितनी संख्या इस मैदान के अंदर है उससे कहीं दुगनी तिगुनी संख्या इस मैदान के चारों ओर घूम रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सबके यहां पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं नकल विरोधी कानून पारित होने पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मेरे युवा भाई बहनों, कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आज आपके द्वारा जिस प्रकार से यहां पर भव्य स्वागत इस आभार रैली में शामिल होकर जो आप सबने ऊर्जा का, उत्साह का और अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मैं अभिभूत हूं। और मुझे याद आ रहे हैं अपने वो दिन जब मैं भी आप सबकी तरह ही युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा में काम करता था।
व्यक्त करता हूं। क्योंकि आपके द्वारा दी गई ऊर्जा और समर्थन के कारण ही हम नकल विरोधी कानून जैसे कड़े कानून को लागू करने में सक्षम हो पाए हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक सामान्य परिवार में पला बड़ा हूं। एक सैनिक पुत्र होने के नाते किस प्रकार के संघर्ष होते हैं, एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे बेटी को, हमारे भाई बहन को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ये मैं भली भांति जानता हूं। भाइयों बहनों, मेरे माता पिता भी अन्य माता पिता की तरह अच्छी नौकरी में मुझे देखना चाहते थे। हमने भी परीक्षाओं की खूब तैयारियां की, खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, मगर नियति ने एक सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता बना दिया। मैं समझ सकता हूं कि कड़ी मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले नौजवान के हक में कोई डाका डाल दे, कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कर दे, कोई पेन ड्राइव में नकल करवा दे। भाइयों बहनों, पेपर जहां छापा जाता है, वो पेपर छापने वाली मशीन का मालिक भी उसमें शामिल हो जाए, तो आप समझ सकते हैं जो मेहनत करने वाला बेटा है, बेटी है, उसको और उसके माता पिता को कैसा लगता होगा। भाइयों बहनों, आपके हिस्से की सफलता जिसके लिए आपने दिन रात प्रयास किया, कोई और लाभ न उठा सके, इसके लिए कड़े से कड़े कानून को बनाने के लिए हमने संकल्प लिया और एक कदम उठाए। इन्हीं कदमों के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हमने पूरे देश का, पूरे भारत का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है। भाइयों बहनों, नकल माफिया को उसके गिरावान से पकड़कर घसीटते हुए जेल की कोठरी के अंदर ले जाने का काम ये नकल विरोधी कानून करेगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अब निश्चिंत रहें। अब मेरे किसी भी युवा साथी के साथ, किसी भी भाई बहन के साथ जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ अब भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है और हमारा हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हम समाज के हर वर्ग के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। और पिछले साल भाइयों बहनों 5 नवंबर को 2021 को बाबा केदार की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पुण्य भूमि से कहा था, उनके मुंह से इस शिवरूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आज अपने युवा साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके हितों के लिए हम पूरी सरकार के साथ सदैव जो भी सबसे बढ़िया प्रयास हो सकता है, सबसे उत्तम प्रयास हो सकता है, जो सर्वोत्तम हो सकता है, वो प्रयास हम करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आजकल हम अपना अगला बजट भी प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि आने वाला बजट जहां रोजगार पर केंद्रित हो,
युवाओं को केंद्रित हो। हम ऐसा बजट लाने का प्रयास करेंगे कि जो नकल करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कहीं उसमें कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। प्रदेश के युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट हम लेकर आएंगे। हम आने वाले बजट में हमारी मातृशक्ति बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए खुशी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, मेरी और मेरी सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। यदि मैं इस कार्य में सफल हो पाया तो मेरे लिए ये किसी महान तपस्या के फल के समान होगा। ये मेरी या भाजपा की सरकार नहीं, बल्कि आपकी अपनी सरकार है, जिसका एकमात्र ध्येय है आपकी प्रगति, आपका विकास और उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना। भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की सेवा करने का मुझे जितना भी अवसर मिला है, मैंने उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार है जिसने जहां एक और प्रदेश की मातृशक्ति का ध्यान रखते हुए सरकारी नौकरियों में अपनी मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण देने का फैसला किया और धरातल पर उतारा है। वही भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ियों के लिए हमने फिर से खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। एक और जहां हमारी सरकार उत्तराखंड के सबसे पहले उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है, दूसरी ओर हमने नई खेल नीति को लागू किया है और इतना ही नहीं, युवा खिलाड़ियों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करने का भी प्रयास किया है। इस प्रकार से हम प्रदेश में पर्यटन नीति, ऊर्जा नीति सहित विभिन्न विभागों में जो संबंधित नीतियां हैं उनको लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भविष्य में प्रदेश में जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं प्रदेश की उन्नति और उन्नयन में भी सहायक होगा। भाइयों बहनों, विपक्ष के लोग लगातार इन सब कामों में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। हमारी सरकार द्वारा जो राज्य में नकल विरोधी कानून को कठोर निर्णय भी उनके गले नहीं उतर रहा है। वो बीच बीच में हमारे छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, पूछना चाहते हैं, इतने दिनों इनकी भी सरकार रही, क्या ये जांच इनको नहीं करानी चाहिए थी क्या? अगर ये जांच करवा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि भविष्य में जो हम ये नकल विरोधी कानून लाए, या विपक्ष द्वारा घोषित माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई करेगा तो ये नकल विरोधी कानून करेगा। हमने पहली बार नकल करने वाले, कराने वालों और प्रक्रियाओं को सही प्रकार से लागू न करने वालों को जेल की काल कोठरी में डालने का काम किया है। इस प्रक्रिया में सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है। भाइयों बहनों, भर्ती घोटालों की जांच हमारी सरकार करवा रही है और जांच निष्पक्ष हो, किसी भी अपराधी या माफिया को छोड़ा न जाए, यह भी सुनिश्चित करने के लिए मैं लगातार स्वयं इस सारे जांच की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता हूं, स्वयं मैं इनका परीक्षण करता हूं। हमारी जांच में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, कोई पक्षपात न हो, कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई बड़ी पहुंच वाला इससे छूटे नहीं। इसके लिए भाइयों बहनों, हमने यह भी निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से पूरी जांच करने की निगरानी का अनुरोध किया है। इस कानून में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने वाले और नकल करने वाले दोनों को ही कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। आप समझ सकते हैं कितना कठोर कानून है,
जहां नकल के अपराधियों को आजीवन कारावास होगा, 10 करोड़ का जुर्माना होगा और घोटाले से जो संपत्ति अर्जित की जाएगी पूरी की पूरी जब्त कर दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हाल ही में पीसीएस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का कार्य किया है। इससे पहले लेखपाल पटवारी की परीक्षा भी शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सबको कि जिन्होंने किसी बहकावे में न आकर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 1,03,000 जो हमारे भाई बहन थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इन परीक्षाओं में भाग लिया है। भाइयों बहनों, इस परीक्षा को नकल प्रूफ बनाने के लिए हमारे प्रयासों की समस्त और लोगों ने सराहना भी की है। इसके बावजूद भी आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। उन्होंने प्रदेश के भोले भाले युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर नकल विरोधी कानून पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून केवल और केवल, कई बार मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, अपने सयाने लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई, कोई 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, 12वीं में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या उसको भी जेल भेज दोगे? तो मैंने कहा, हमने ये कानून केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए बनाया। भाइयों बहनों, ये किसी भी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए नहीं है। और कुछ लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों जोर शोर से बात उठी थी कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए, सीबीआई की जांच करवाइए। और आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि सीबीआई कुछ लोगों के जो काले कारनामे थे, उन काले कारनामों को जब खोलने का काम कर रही थी तो दिल्ली हो, देहरादून हो, देश की कोई राजधानी हो या सीबीआई के दफ्तर हो, उनके दफ्तरों के बाहर खूब प्रदर्शन कर रहे थे और गली गली में जाकर सीबीआई को कोसने का काम कर रहे थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि अचानक आपको सीबीआई प्रेम कैसे हो गया? सीबीआई का प्रेम कैसे हो गया भाई? जो सीबीआई के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सीबीआई को कोस कर गालियां दे रहे थे, अब सीबीआई आपको अचानक अच्छी लगने लगी। आपके नेता, आपके सर्वोच्च नेता और आपकी एक कंपनी के खिलाफ जब कार्रवाई होने लगी और उत्तराखंड में आप कहने लगे, मैं अपने पत्रकार भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये प्रश्न पूरे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के नौजवानों का है, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य का है। भाइयों बहनों, ये सीबीआई की जांच इसलिए मांग कर रहे थे क्योंकि इनको पता था अगर सीबीआई की जांच होगी तो अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, एक भी परीक्षा नहीं होगी। और जब एक भी परीक्षा नहीं होगी तो आप, हमारी जमीन तो पहले ही पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, तो हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इनका मकसद सीबीआई जांच करवाना नहीं था, इनका मकसद था कि अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा ही आयोजित न हो। भाइयों बहनों, इसलिए इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे थे। मैंने भी कहा, मैं सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हूं, हम सीबीआई जांच करवा देंगे भाइयों बहनों। लेकिन ये बताइए कि अगर जिसने आज परीक्षा देनी है, 1 साल बाद परीक्षा देनी है, अगर 5 साल तक परीक्षा नहीं होगी तो उसकी तो आयु सीमा निकल जाएगी। पहले हम सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे और उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई की जांच भी करवा देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
बात हमारे नौजवानों के बीच से आई है, छात्रों के बीच से आई थी, हमने सभी पर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, ये नकल का जो कानून हम लेकर आए हैं, अभी यहाँ नीले थाना में भरने बैठे हुए थे, यहाँ पर हमारे यहाँ पे आए थे, अभी मुझसे कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस नकल अध्यादेश की कॉपी मांगी है कि हमने कैसा नकल अध्यादेश बनाया। गुजरात की सरकार इसको लागू करने जा रही है। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर सारे ही प्रदेश धीरे धीरे इस नकल अध्यादेश को लागू करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाकर, अनाप शनाप बोलकर ही अब सत्ता का रास्ता निकलेगा। लेकिन अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं विपक्ष के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप कोई गलतफहमी न पालें, क्योंकि प्रदेश की जनता, मेरे युवा साथी सब पूरी तरह से जाग चुके हैं और प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो निछावर करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आज के इस अवसर पर यह प्रश्न केवल मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप देश को कमजोर करने वाले और झूठे आरोप लगाने वाले लोगों पर भरोसा करेंगे क्या? बताइए, जोर से बताइए, आप भरोसा करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन, मुफ्त राशन, मजबूत सेना, शक्तिशाली भारत बनाने वाली भाजपा सरकार पर विश्वास करेंगे ना? अब आप लोग ही बताइए, आज देश में जिस गरीब को मुफ्त में राशन मिल रहा है, वो ऐसे झूठे आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन पर भरोसा करेगा क्या? आज जिस गरीब को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पैसा सीधे उसके खाते में मिल रहा है, वो उनकी गालियां, झूठे आरोपों पर कैसे विश्वास करेगा? भाइयों बहनों, कभी विश्वास नहीं कर सकता। जो लोग कांग्रेस सरकार के दौरान फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, झुकी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को आज पक्के मकान मिले हैं। उन्हें विपक्षी लोगों की झूठी बातों पर कैसे भरोसा होगा? भाइयों बहनों, ऐसे ही लोगों के लिए जिनकी जमीन गायब हो गई है, जिनका समर्थन चला गया है, जिन पर किसी का भरोसा नहीं रहा, जिन्होंने अपना विश्वास खत्म कर लिया है, ऐसे लोगों के लिए महान कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विपक्ष ने अपनी जमीन निकालने का प्रयास तो किया, लेकिन इस कार्य में भी वो पूरी तरह विफल हो गए। इसलिए मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि अब भारत जोड़ो नहीं, भारत समझो यात्रा निकालते तो भारत की संस्कृति और भारत के लोगों को समझने का कार्य करते। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस भावना से प्रेरित है। भाजपा सरकार न तो किसी रीजन से न किसी रिलीजन से कोई भेदभाव करती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डिवाइड की जगह नहीं, डिवाइन का रास्ता चुन चुके हैं। आज मैं इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने समूह भौतिक लोक सेवा आयोग से बाहर की भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की थी, यद्यपि पूरी तरह से वो लागू नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमारे नौजवानों की प्रतिभा और योग्यताओं की चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान दिया जाए।
इसलिए हमारी सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि समूह 2 की कोई भी परीक्षा, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो या बाहर की हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे, अर्थात जेईई जैसे तकनीकी पदों पर भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। हमारी सरकार यह भी निर्णय लेने जा रही है कि उच्च पदों में जहां साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज्यादा न रखा जाए। इसके अतिरिक्त समय समय पर यह भी शिकायतें मिलती हैं कि साक्षात्कार में किसी को बहुत ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं और किसी को कम अंक दे दिए जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार के पास नौजवानों और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव आते रहे हैं और साक्षात्कार के अंकों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए इन सुझावों पर अमल करते हुए यह निर्णय लेने जा रही है सरकार कि साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को 40% से कम अंक नहीं दिए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को 70% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे और 70% से अधिक अंक दिए जाएंगे तो बोर्ड या साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि अब किस प्रकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शी बनाने के भविष्य में जो भी सुझाव आएंगे हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार उसे लागू करेगी। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी का एक ही मंत्र है, अंत्योदय का मंत्र, उसका अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे। और इसके साथ साथ विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमने देखा है उसके लिए हम एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है और ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। उसको लेकर हम अनेकों रोड मैप पर काम कर रहे हैं। अनेकों संस्थाओं का, अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों का जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सब के अनुभवों को लेकर हम इस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज सबका इतना बड़ा समर्थन, इतनी चिलचिलाती धूप में भी इतने हजारों हजार भाई बहनों ने भाग लिया है, दूर दूर से आकर आप सब लोगों ने समर्थन दिया है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ की वाणी को विराम देता हूँ कि आपने जो स्नेह और समर्थन मुझे दिया है वो भविष्य में भी कायम रहेगा और सदैव हम मिलकर देवभूमि सैन्य भूमि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य में और हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने में अपने शरीर में अंतिम सांस लेने तक हम प्रयास करते